हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स में थर्ड वीकेंड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स, हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023, बराबर ना। इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया हरित सागर एक ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन, बराबर ना। 2023 का एडिशन है। अभी ग्रीन पोर्ट क्या होता है फ्रेंड्स? तो ऐसे पोर्ट्स कि जहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ से कार्बन एमिशन या तो न के बराबर या तो फिर बहुत ही कम होता है। तो ऐसे पोर्ट्स को बोलते हैं ग्रीन पोर्ट। वहाँ पे जितनी भी एनर्जी का यूज़ होता है वो रीन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होता है, राइट। जितना फॉर एग्जांपल जो भी शिप्स वगैरह वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे सस्टेनेबल फ्यूल्स का यूज़ किया जाता है, बराबर ना। तो ऐसे पोर्ट्स को बोलते हैं ग्रीन पोर्ट। और ऐसे पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। और इस गाइडलाइन का नाम है हरित सागर। ओके ओके, ये गाइडलाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव ज़ीरो कार्बन एमिशन गोल, बराबर ना। ज़ीरो कार्बन एमिशन, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन भारत को कब अचीव करना है? 2070 के अंदर, 2070 के अंदर भारत को नेट ज़ीरो एमिशन क्रिएट करना है। नेट ज़ीरो एमिशन का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? कि जितना भारत कार्बन एमिशन क्रिएट करता है उतना ही कार्बन को एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बराबर ना। इसको बोलते हैं नेट ज़ीरो, बराबर ना। ये कब तक अचीव करना है हमको? 2070 तक। और ये अचीव करने के लिए ये एक स्टेप है कि हमको पहले हमारे जो पोर्ट्स हैं उसको ग्रीन पोर्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर ना। ओके, उसके अलावा यहाँ पे सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड्स भी दिए गए टू द मेजर पोर्ट्स फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन द वेरियस ऑपरेशनल पैरामीटर्स। जो मेजर पोर्ट्स हैं भारत के, टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं, बराबर ना। उसमें से जो भी पोर्ट्स ने ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्शंस दिए हैं उनको सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड्स भी दिए गए, बराबर ना। ओके, अभी ये न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ओके, अगर मैं ये हरित गाइडलाइंस की बात करूँ, हरित सागर गाइडलाइंस की, तो हरित सागर इज़ अ संस्कृत टर्म दैट मीन्स ग्रीन ओशन। इट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ द मेकिंग इंडियाज पोर्ट्स मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल, राइट। अगर मैं इस गाइडलाइंस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करूँ तो ये गाइडलाइन क्यों लॉन्च किया गया है? टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज फॉर द ग्रीन पोर्ट डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। तो पोर्ट्स को कैसा बनाना है कि पोर्ट्स के अंदर मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाए, वाटर को कंजर्व करने की फैसिलिटी हो, क्लाइमेट रेजिलियंट पोर्ट हो, बायोडाइवर्सिटी को वो प्रोटेक्ट करे। तो ऐसे पोर्ट्स को डेवलप करने का ये गाइडलाइंस का मेन ऑब्जेक्टिव है। टू मिनिमाइज द वेस्ट थ्रू रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस एंड रिसाइकल टू अटेन जीरो वेस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम द पोर्ट ऑपरेशंस। पोर्ट्स के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं पोर्ट्स के अंदर, वहाँ से वेस्ट जो भी होता है उसको रिड्यूस करना है, रीयूज़ करना है, रीपर्पस और रिसाइकल करना है। ये भी दूसरा ऑब्जेक्टिव है ये गाइडलाइन का। तीसरा ऑब्जेक्टिव, to establish a rating system for assessing and benchmarking the environmental performance of the ports based on the various indicators and the parameters। पोर्ट्स कैसे स्टेप्स ले रहे हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनने के लिए, बराबर ना, उसके हिसाब से उनको असेस किया जाए और उसके बाद फिर उसको इंसेंटिवाइज किया जाए। पोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करने की भी यहाँ पे बात की गई है, बराबर ना, कि भाई किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से उनको यहाँ पे इंसेंटिवाइज भी करने की बात की गई है, राइट। ओके, टू फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रीन पोर्ट प्रिंसिपल्स इनटू द प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सर्विसेज, बराबर ना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन लॉन्च की गई है हरित सागर, बराबर ना। ओके, अगर मैं सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड के बारे में बात करूं तो वो क्या है? तो सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड इज कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज टू द मेजर पोर्ट्स। मेजर पोर्ट्स को दिया जाता है इन इंडिया फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द वेरियस ऑपरेशनल पैरामीटर। द अवार्ड रिकॉग्नाइज पोर्ट्स दैट डेमोन्स्ट्रेट द हाई स्टैंडर्ड ऑफ द एनवायरमेंटल एक्सेलेंस एंड द सस्टेनेबिलिटी। ये अवार्ड उन्हीं पोर्ट्स को दिया जाता है, उन्हीं मेजर पोर्ट्स को दिया जाता है कि जहाँ पे
एनवायरमेंट एक्सेलेंस, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किया जाता है, बराबर ना। सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड, बराबर। ओके, यहाँ पे इस फिगर के अंदर, इस इमेज के अंदर मैंने कौन कौन से पोर्ट को सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड दिया गया है, बराबर ना, उसके बारे में लिस्ट यहाँ पे लिखा है कि कार्गो हैंडल, सस्टेनेबल मैनर में कार्गो को हैंडल करने के लिए दीनदयाल पोर्ट को अवार्ड दिया गया है। टर्न अराउंड टाइम मिनिमम रखने के लिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को अवार्ड दिया गया है। शिप बर्थडे आउटपुट, बराबर ना, कि भाई एक दिन के अंदर, बराबर ना, कितनी शिप को रवाना किया, एनवायरमेंट फ्रेंडली, पैरादीप पोर्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। प्री बर्थिंग डिटेंशन, यहाँ पे कमराजार पोर्ट को अवार्ड दिया गया है इस कैटेगरी में। और टर्न अराउंड टाइम नॉन कंटेनर पोर्ट की अगर बात करें तो कोचीन पोर्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, बराबर ना। सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड ये मेजर पोर्ट्स को दिया जाता है, ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। देश के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स है, बराबर ना। और मेजर पोर्ट्स कौन हैंडल करता है, कौन रेगुलेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो आई थिंक आपको इस गाइडलाइन के बारे में समझ में आया होगा। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है ये योजना कि ओलंपियन एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट आर्चर अटानु दास हैज़ बीन री इंट्रोड्यूस इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये स्कीम के अंडर में अटानु दास जो वर्ल्ड चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट हैं और ओलंपिक्स के अंदर भी उन्होंने बहुत बार खेला है, तो ऐसे खिलाड़ी, ऐसे कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती है, अटानु दास आर्चरी से, बराबर ना। तो उनको ये स्कीम में फिर से शामिल किया गया है। एक्चुअली कुछ समय पहले वो डोपिंग टेस्ट के अंदर पॉजिटिव आई थी, इनके लिए उनको बैन किया गया था, राइट। वो ऑलरेडी इस स्कीम के अंडर में खेलती थी, बराबर ना, लेकिन ये डोपिंग पॉजिटिव की वजह से उनको बैन किया गया और वापस से अभी उनको इस स्कीम के अंडर में शामिल किया गया है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंडर, बराबर ना। ओके, सबसे पहले हम ये टॉप स्कीम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। Okay, to improve the India's performance at the Olympics and Paralympics, the Ministry of Youth Affairs and Sports started the Target Olympic Podium Scheme in September 2014. ये स्कीम कब लॉन्च की गई, 2014 के अंदर। क्यों लॉन्च की गई, ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के अंदर इंडिया का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो इसके लिए, बराबर ना। ओके, फिर ये स्कीम को 2018 के अंदर रिवैम्प भी किया गया, कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए गए, बराबर ना, राइट। और ये स्कीम के अंडर में जो पोटेंशियल वाले जो एथलीट्स होते हैं ना, उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, बराबर ना। और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी भी दी है, लाइक आर्करी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग और रेसलिंग। ये स्पोर्ट्स को प्रायोरिटी दी जाती है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल वाले एथलीट्स हैं उनको इस स्कीम के अंडर में, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के अंडर में टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। ओके, उनको ट्रेन किया जाता है, स्पेशली ट्रेन किया जाता है जो जिनके अंदर पोटेंशियल होता है ऐसे एथलीट्स को, ताकि वो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए, सिंपल, बराबर ना। ओके, और ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये फंडिंग कहाँ से मिलती है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड से इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फंडिंग मिलती है और ये फिर टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं एथलीट्स को, सिंपल, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस स्कीम के बारे में जो रिसेंट सक्सेस की बात करूं तो द टॉप स्पॉन्सर्ड एथलीट्स गेन द रिलेटिव सक्सेस एट द 2016 रियो ओलंपिक्स एंड द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। जो टॉप्स के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड एथलीट्स से जो टॉप स्कीम के अंडर में ट्रेन हुए थे उनको 2016 के अंदर रियो ओलंपिक्स के अंदर भी बहुत अच्छी सक्सेस मिली और 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी बहुत अच्छी सक्सेस मिली। अगर मैं बात करूँ रियो ओलंपिक्स की 2016 के, तो पीवी सिंधु एंड साक्षी मलिक जो टॉप स्कीम के अंडर में ट्रेन हुए हैं, बराबर ना, उन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल इन बैडमिंटन एंड रेसलिंग रिस्पेक्टिवली उन्होंने जीता था रियो ओलंपिक्स के अंदर। और अगर हम पैरा ओलंपिक गेम्स की बात करें 2016 के, तो उसमें टॉप एथलीट्स के द्वारा 2 गोल्ड जीते गए, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, बराबर ना। और हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो आउट ऑफ द 70 एथलीट्स के हु वॉन द मेडल्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें से 47 वो टॉप स्कीम के अंडर में ट्रेन हुए हैं, बराबर ना। तो टॉप स्कीम की मदद से हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, राइट। ओके,
ओके, जैसे मैंने बात की, ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है, यहाँ से फंडिंग प्रोवाइड की जाती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, बराबर ना, राइट। और ये फंड कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1998 के अंदर, बराबर ना। ओके ओके, तो आई थिंक आपकी इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, फोर्थ पॉजिटिव इंडिजिनलाइजेशन लिस्ट, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, तो इन अ सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स promoting the self-reliance in the defense sector and reducing the imports, India's defense public sector undertakings have received approval for the fourth positive indigenization list, PIL, बराबर ना। ये न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली अगर आपको पता हो, अगर आपने बजट को सुना हो, तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी मिनिस्ट्री को अलोकेट किया जाता है? डिफेंस मिनिस्ट्री को। क्यों? क्योंकि भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स कौन इंपोर्ट करवाता है? तो भारत इंपोर्ट करवाता है। डिफेंस इंपोर्ट करवाने में भारत नंबर 1 है। डिफेंस सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं। तो ये इंपोर्ट बिल को कंपेंसेट करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा अलोकेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को किया जाता है। और यही हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर, जो हम डिपेंड रहते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर, बराबर ना, उसको यहाँ पे कम करने के लिए सरकार के द्वारा 2021 के अंदर सबसे पहली बार एक लिस्ट अनाउंसमेंट किया गया, जिसको बोला जाता है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? भारतीयकरण करना। किसका भारतीयकरण करना? तो जो साधन, जो इक्विपमेंट्स अभी तक हम इंपोर्ट करवाते थे, बराबर, जो भी साधन वो ये लिस्ट के अंदर शामिल है, उसका हमको भारतीयकरण करना है। मतलब वो भारत से ही प्रोड्यूस होना चाहिए। आपको वो इक्विपमेंट्स के ऊपर इंपोर्ट का बैन लगा दिया, बराबर ना। जो भी इक्विपमेंट्स इस लिस्ट के अंदर शामिल है, उस इक्विपमेंट्स को सरकार ने क्या बोला कि आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते, आपको भारत की कंपनियों के द्वारा जो प्रोड्यूस हुआ है वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सरकार ने ऐसा किसको बोला? सरकार ने ऐसा बोला इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को बोला कि भाई जो भी सामान, जो भी इक्विपमेंट्स जो इस लिस्ट के अंदर लिखा हुआ है, वो अभी आप इंपोर्ट नहीं करवाओगे। आपको भारतीय सरकारी कंपनी या तो फिर भारतीय प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो भी ये सामान प्रोड्यूस किया गया है उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये स्टेप है धीरे धीरे जो हमारी इंपोर्ट बिल है डिफेंस सेक्टर के अंदर, उसको कम करना। इसके लिए ये स्टेप उठाया गया, बराबर ना। तो सबसे पहला लिस्ट 2021 के अंदर लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। और अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी फोर्थ लिस्ट अनाउंस किया गया है। ओके, तो आई थिंक आपको टाइटल में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अगर मैं ये, जैसे मैंने आपको बात की, ये जो पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट entails that the Indian Armed Forces comprising the Army, Navy and Air Force will exclusively source the listed items from domestic manufacturers, बराबर ना। जो भी ये लिस्टेड आइटम्स है आपको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के पास से ही परचेज करनी है, ऐसा बोला गया आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को। These manufacturers may be include the entities from the private sector or the defense public sector undertakings, बराबर ना। ये प्राइवेट सेक्टर से भी मंगवा सकते हैं डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक गवर्नमेंट कंपनी से भी मंगवा सकते हैं, राइट। ओके, और मैंने जैसे आपको बात की अभी तक, तो ये फोर्थ पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट है। तो अभी तक 3 आ चुकी है। सबसे पहले कब आई थी? दिसंबर 2021 के अंदर, बराबर ना। उसके बाद मार्च 2022, उसके बाद अगस्त 2022 और अभी मई 2023 के अंदर आई है, बराबर ना। सबसे पहली लिस्ट में 262 आइटम्स को एनलिस्ट किया गया था। सेकंड लिस्ट में 11 आइटम्स को, थर्ड लिस्ट में 37 और फोर्थ लिस्ट में अभी 928 आइटम्स को लिस्ट किया गया है, बराबर ना। ये जो इंडिजिनेशन लिस्ट जो अनाउंस किया जाता है वो आत्मनिर्भरता को प्रमोट कर रहा है, बराबर ना, राइट। ओके ओके, अगर मैं हमारे डिफेंस सेक्टर के इंडिजिनेशन स्टेटस के बारे में बात करूं, तो क्यों नीड है भारतीयकरण की, तो इंडियाज आर्म इंपोर्ट वो कम हुआ है 11% से
बिटवीन 2013-17 से लेके 2018-22 तक, बराबर ना, राइट। तो 2000 जब ये स्कीम एक्चुअली 2021 से हम लागू कर रहे हैं, बराबर ना। तो 2018 से 2022 के टाइम पीरियड में जो इंडिया का इंपोर्ट बिल है डिफेंस सेक्टर के अंदर वो कम हुआ है 11% से, बराबर ना। बट द कंट्री इज स्टिल द वर्ल्ड्स टॉप इंपोर्टर ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर इन 2022, विच इज़ हाईलाइटेड बाय द रिपोर्ट बाय द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री के द्वारा जो रिपोर्ट आया था 2022 का, उसके अकॉर्डिंग दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर कौन इंपोर्ट करवाता है? भारत। हालांकि हमने इंपोर्ट बिल 11% कम किया है 2013-17 के टाइम पीरियड से, उसको कंपेयर करें तो 2018-22 के अंदर हमने 11% इंपोर्ट बिल कम किया है, बराबर ना। ओके, अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टारगेट के बारे में बात करें तो डिफेंस सेक्टर का टारगेट है कि 2030 तक वो 1.75 लाख करोड़ मतलब $25 बिलियन का टर्नओवर हासिल करे और उसमें से $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करे, बराबर ना। 2030 तक ये टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, बराबर ना। ओके, अगर हम बात करें कि भाई हमने कौन कौन से डिफेंस आर्सेनल इंडिया के अंदर बनाए हैं अभी तक ये स्कीम को लॉन्च करने के बाद, तो तेजस एयरक्राफ्ट, अर्जुन टैंक, नेत्र। नेत्र क्या है? एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है जिस डेवलप डोमेस्टिकली प्रोवाइडिंग द क्रूशियल सर्वेलेंस एंड रिकॉग्निशंस कैपेबिलिटीज, बराबर ना। नेत्र, अस्त्र, LCH प्रचंड, इंडियन कोस्ट गार्ड का ALH स्क्वाड्रन, बराबर, ये सब हमने इंडियन से डेवलप किया है। यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स, जितने भी मटेरियल यूज़ किया गया है वो सभी भारतीय प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया हुआ मटेरियल है, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करने के लिए ये पॉजिटिव इंडियन लिस्ट हम फ्रीक्वेंटली लॉन्च कर रहे हैं, बराबर ना। और उस लिस्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें शामिल हैं उसके ऊपर इंपोर्ट बैन किया जाता है, सिंपल, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स मेरी लाइफ एप्लीकेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मेरी लाइफ एप्लीकेशन रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ लॉन्च एक मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड मेरी लाइफ to mobilize the youth for the climate change ahead of the World Environment Day on 5th June। तो जो यूथ है, इंडियन यूथ है, उसको मोबिलाइज करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की तरफ उनको स्टेप्स लेने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, राइट। और ये एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअली क्या बोला गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि जो भी यूथ जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं 5 जून तक वो उसकी वीडियो इस एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, बराबर ना, राइट। ये एप्लीकेशन कौन सी मिशन का पार्ट है? तो ये मिशन लाइफ का पार्ट है, बराबर ना। मिशन लाइफ के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन ये जस्ट एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, मेरी लाइफ एप्लीकेशन, बराबर ना, वो मिशन लाइफ का पार्ट है, बराबर ना। ओके, ओके, अभी ये जो मेरी लाइफ एप्लीकेशन का मेन गोल क्या है? तो मेरी लाइफ एप्लीकेशन इज़ टू शोकेस द पावर ऑफ द सिटीजन्स स्पेशली द यंग पीपल इन सेविंग द एनवायरनमेंट बाय एम्फेसाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द सिंपल एक्शंस इन द डेली लाइफ्स, कि भाई आप किस तरीके से आप अपने जो एक्शंस से जो आप डेली लाइफ्स के अंदर लेते हो, आप उसको यूज़ करके किस तरीके से आप एनवायरनमेंट को बचा सकते हो, बराबर ना। ओके, द ऐप इज़ इंटेंडेड टू कैटलाइज अ नेशनल मूवमेंट फॉर द लाइफ। लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। ये जो ऐप है जो एक मूवमेंट दिखाने के लिए लॉन्च किया गया है कि भाई हम, हमारा जो हर एक सिटीज़न है ना, वो ऐसी लाइफ जीता है कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, बराबर ना। ओके, और यही विज़न है मिशन लाइफ के अंदर PM मोदी का। उन्होंने बोला था कि भाई हम मिशन लाइफ लॉन्च कर रहे हैं, उसका मेन विज़न क्या है कि 2030 तक हमारा हर एक नागरिक उसकी लाइफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली जिएगा। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, बराबर ना। ओके, ये जो एप्लीकेशन है वो इंकरेज करेगी यूजर्स टू पार्टिसिपेट इन द सीरीज ऑफ द लाइफ रिलेटेड टास्क। लाइफ रिलेटेड टास्क का मतलब एनवायरनमेंट रिलेटेड टास्क अंडर द 5 थीम। 5 थीम रखी गई है जहाँ पे यूजर्स को पार्टिसिपेट करना है। सेव एनर्जी, सेव वाटर, रिड्यूस द सिंगल यूज प्लास्टिक, एडॉप्ट द सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स एंड एडॉप्ट द हेल्दी लाइफस्टाइल, बराबर। तो ये 5 थीम के ऊपर आपको कोई ना कोई एक्टिविटी करके यहाँ पे वीडियोस वगैरह अपलोड करना है इस एप्लीकेशन के ऊपर।
Upon the successful sign up, users are guided through the gamified experience to take the 5 for the 5 challenge and take the 5 life actions towards the June 5, 2023। 5 जून तक आपको ये काम करना है और पांचों थीम के अंदर पार्टिसिपेट करना है और आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर गेमिफाइड एक्सपीरियंस मिलेगा, सिंपल, बराबर ना। ओके अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो एप्लीकेशन है वो मिशन लाइफ के अंडर में लॉन्च की गई है। तो मिशन लाइफ जब COP26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ग्लासगो के अंदर, तब PM मोदी के द्वारा एक मिशन लाइफ लॉन्च किया गया था और उन्होंने बोला था कि 2030 तक हमारा हर एक सिटीजन जो लाइफस्टाइल है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चाहिएगा, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, बराबर ना। ओके ये जो मिशन लाइफ का मेन गोल है। ओके The Life movement aims to utilize the power of the collective action and nudge the individuals across the world to undertake the simple climate friendly actions in their daily lives, बराबर ना। यहाँ पे इस मिशन लाइफ के अंडर में जस्ट लोगों को इंकरेज किया जाता है कि भाई आप अपने डेली लाइफ के अंदर सिंपल एक्शन से भी एनवायरनमेंट को बचा सकते हो, बराबर ना। ओके द मिशन लाइफ इज प्लान्स टू क्रिएट एंड nurture the global network of the individuals, namely pro-planet people, who will have a shared commitment to adopt and promote the environmentally friendly lifestyles। यहाँ पे जो कम्युनिटी, जो पीपल इस मिशन के अंदर में जुड़ते हैं उसको क्या नाम दिया गया है, प्रो प्लेनेट पीपल, P3, बराबर ना, P3 कम्युनिटी, बराबर ना। ओके Through the P3 community, the mission seeks to create an ecosystem that will be reinforced and enable the environmentally friendly behaviors to be self-sustainable, बराबर ना। ओके ये मिशन लाइफ का मेन गोल है। ओके तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो improving and enhancing the connectivity in the Indian Ocean region is emerged as a top priority during the 6th Indian Ocean Conference, जो कहाँ पे हुआ था, ढाका बांग्लादेश के अंदर। सबसे पहले तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का जो 6th एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था, ढाका बांग्लादेश के अंदर, बराबर। और यहाँ पे मेन प्रायोरिटी क्या रहा, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना इंडियन ओशन रीजन के अंदर, ये एक कॉन्फ्रेंस का सबसे मेन प्रायोरिटी रहा, बराबर ना। ओके तो कॉन्फ्रेंस विद द थीम पीस प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर, ये थीम के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ब्रॉट टुगेदर डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 25 कंट्रीज टू डिस्कस द वेज टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल मेंटेनिंग द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के अंदर टोटल 25 मेंबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ से अलग अलग डेलीगेट्स यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे कौन सी थीम के ऊपर डिस्कशन किया, पीस प्रोस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर द रेजिलियंट फ्यूचर, बराबर ना। तो ये थीम के ऊपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल मेंटेनिंग द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, बराबर ना। कहाँ पे हुआ, ढाका बांग्लादेश के अंदर। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। ओके यहाँ पे इस पिक्चर के माध्यम से इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के कौन कौन मेंबर्स हैं, कौन कौन सी 25 कंट्रीज़, बराबर, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की मेंबर हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, बराबर ना। तो ये है ना पूरा इंडियन ओशन है, बराबर ना। ये जो ब्लू कलर का आप देख सकते हो वो पूरा इंडियन ओशन है, बराबर ना। और उसके आसपास की टोटल ये 25 कंट्रीज़ वो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की मेंबर कंट्रीज़ है, बराबर ना। ओके और यहाँ पे मीटिंग कहाँ पे हुई, ढाका बांग्लादेश के अंदर, बराबर ना। ओके व्हाट आर द मेजर हाइलाइट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस, अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने की बात की गई है। तो इंडिया बीइंग अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द इंडियन ओशन रीजन फेसेस द डिस्टिंक्ट चैलेंजेस इन अचीविंग द इनहेंस कनेक्टिविटी। इंडिया बहुत ही ज़्यादा चैलेंज फेस कर रहा है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन ओशन रीजन के अंदर। यहाँ पे इंडिया के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन ओशन रीजन के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया के द्वारा एक लैंड कनेक्शन विद द साउथ ईस्ट एशिया पोजेस अ यूनिक डिफिकल्टीज फॉर द इंडिया। डिस्पाइट द चैलेंजेस देयर इज अ कॉल फॉर द कलेक्टिव एफर्ट्स टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स एंड इम्प्रूव द कनेक्टिविटी। अभी जो हमारे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने एम्फेसाइज किया द पोटेंशियल गेम चेंजिंग इम्पैक्ट ऑफ द एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कनेक्टिविटी विद द एशियन कंट्रीज़। इंडियन ओशन रीजन के अंदर अगर हमको कनेक्टिविटी इंप्रूव करना है तो ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन,
बराबर ना। तो ये एशियन कंट्रीज़ के साथ हमारा रिश्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। ओके, इंडिया ऑल्सो एस्पायर टू डेवलप द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू द गल्फ एंड सेंट्रल एशिया, बराबर ना। गल्फ और सेंट्रल एशिया वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, अगर इंडिया को कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है, बराबर ना। उसके अलावा जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ है, बराबर ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बी ऑफ द बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बराबर ना। ये जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ है ना, वो भी इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हमने एशियन कंट्रीज़, गल्फ और सेंट्रल एशिया और बिम्स्टेक कंट्रीज़ के साथ रिश्ते बनाने की बात की है, बराबर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बराबर ना। ये कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, बराबर ना, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के अंदर। ओके ओके, हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनोवेशंस फॉर द डिफेंस एक्सेलेंस, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। आईडेक्स, इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सेलेंस इज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उसने भी साइन किया 250th कॉन्ट्रैक्ट, 250वां कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट अंडर द मिशन डिफेंस एंड 100th कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्प्रिंट, बराबर ना। ओके, इसके बारे में बात करते हैं कि इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सेलेंस, ये इनिशिएटिव के द्वारा अभी 250वां कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, पहला मिशन डिफेंस के अंदर और 100वां स्प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में। अब ये मिशन डिफेंस क्या है, स्प्रिंट क्या है और खुद इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सेलेंस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, अगर मैं मिशन डीप स्पेस कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करूं, तो स्पेस स्टार्टअप इन स्पेस सिटी हैज़ बीन awarded द फर्स्ट आईडेक्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द मिशन डीप स्पेस। मिशन डीप स्पेस के अंदर सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट ये आईडेक्स के द्वारा किसको दिया गया? स्पेस स्टार्टअप है इन स्पेस सिटी, बराबर ना, ये कंपनी को मिशन डीप स्पेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसके द्वारा आईडेक्स के द्वारा, बराबर ना। ये जो इन स्पेस सिटी है ना, वो इमर्ज एज अ विनर ऑफ द चैलेंज विच इज कंडक्टेड बाय द डिफेंस स्पेस एजेंसी, फोकस ऑन डेवलपिंग अ गैस बेस्ड माइक्रो प्रपल्सन सिस्टम फॉर द क्यूबसेट्स, बराबर ना। ओके, ये इन स्पेस सिटी को ये अवार्ड क्यों मिला, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला डीप स्पेस के अंदर में, बराबर ना, क्योंकि उसने एक गैस बेस्ड माइक्रो प्रपल्सन सिस्टम को डेवलप किया क्यूबसेट, मतलब छोटे छोटे सैटेलाइट्स के लिए, बराबर ना। अब ये क्यूबसेट्स क्या होते हैं? तो क्यूबसेट्स आर द क्लास ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट्स एंड आर इजी टू मैन्युफैक्चर, मॉड्यूलर, low cost, integrate and launch. The CubeSats are critical for the launch on demand capabilities and are good for the immediacy, reconnaissance, communication and also intelligence surveillance, बराबर ना। तो ऐसे CubeSats को डेवलप करने के लिए यहाँ पे ये जो इनस्पेस सिटी स्टार्टअप है उसने माइक्रो प्रपोजल सिस्टम का गैस बेस्ड माइक्रो प्रपोजल सिस्टम का यूज़ किया है। इसके लिए यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है मिशन डीप स्पेस के अंडर में आईडेक्स के द्वारा, बराबर ना। अभी मिशन डीप स्पेस क्या है? तो मिशन डीप स्पेस की अगर बात करूं तो ये मिशन को इनोग्रेट किया गया था पीएम मोदी के द्वारा अक्टूबर 2022 के अंदर, बराबर ना। इट एम्स टू नर्चर द इंडियन प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री थ्रू चैलेंजेस एड्रेसिंग द एवरी स्टेज ऑफ द स्पेस मिशन फ्रॉम मिशन प्लानिंग टू द सैटेलाइट डेटा एनालिटिक्स, बराबर ना। यहाँ पे अगर कोई प्राइवेट प्लेयर के पास जो स्पेस सेक्टर के अंदर जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो उसको मिशन डीप स्पेस के अंडर में आईडेक्स के द्वारा उसको फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, बराबर ना। राइट, टोटल 75 ऐसे डीप स्पेस चैलेंजेस यहाँ पे एनलिस्ट किए गए हैं। अगर ये चैलेंजेस के किसी के पास सॉल्यूशन है तो वो प्राइवेट प्लेयर इस मिशन का पार्ट बन सकता है, इस मिशन के अंदर में उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और ये सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? इन स्पेस सिटी को मिला, बराबर ना। ओके, राइट। ये जो 75 चैलेंजेस है उसको 5 डिफरेंट डोमेन्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है कि भाई लॉन्च सिस्टम के अंदर जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, सैटेलाइट सिस्टम के अंदर जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, फिर कम्युनिकेशन और पेलोड सिस्टम के अंदर हम जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ग्राउंड सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, बराबर ना। तो अगर इसमें से किसी के पास कोई सॉल्यूशन है तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, बराबर ना। राइट,
मिशन डीप स्पेस के अंडर में। कौन देता है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे? आईडेक्स, इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सेलेंस, बराबर ना? ओके। अगर हम आईडेक्स के बारे में बात करें, बराबर ना, तो आईडेक्स वो ये इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था। इट इज़ एन इकोसिस्टम फॉर द फोस्टर द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द डिफेंस एंड एरोस्पेस बाय एंगेजिंग द इनोवेटर्स एंड इंटरप्रीनर्स टू डिलीवर द टेक्नोलॉजिकली एडवांस सॉल्यूशन फॉर मॉडर्नाइजिंग द इंडियन मिनिस्ट्री, बराबर ना? ओके। तो इंडियन मिनिस्ट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए आईडेक्स को लॉन्च किया था 2018 के अंदर, बराबर ना? यहाँ पे फंडिंग और ग्रांट प्रोवाइड किया जाता है जो एमएसएमई स्टार्टअप्स हैं, बराबर ना, उनको, राइट, इंडिविजुअल इनोवेटर्स को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं उनको, एंड एकेडमिया को टू कैरी आउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बराबर, आईडेक्स के द्वारा। द आईडेक्स प्राइम एम्स टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग द सपोर्ट बियॉन्ड ₹1.5 करोड़ और अप टू ₹10 करोड़ टू हेल्प एवर ग्रोइंग स्टार्टअप्स इन द डिफेंस सेक्टर, बराबर। ये आईडेक्स के अंदर स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, बराबर ना, कि जो स्टार्टअप्स डिफेंस सेक्टर के अंदर कोई इनोवेशन क्रिएट करता है, बराबर ना? ओके। तो ऐसे इनिशिएटिव्स को 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था, बराबर, आईडेक्स, राइट। और आईडेक्स के द्वारा अभी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है आईडेक्स मिशन के अंडर में, बराबर ना, मिशन डीप स्पेस का पहला कॉन्ट्रैक्ट इन स्पेस सिटी को, बराबर ना? ओके। और उसी तरीके से ये जो स्प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो 100th स्प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया? सिलिकॉनिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, बराबर ना, आईडेक्स के द्वारा। तो ये जो सिलिकॉनिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है ना, बराबर ना, उसने भी कोई इनोवेशन किया है, बराबर ना, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे वो कोई पर्टिकुलर चैलेंज के ऊपर इनोवेशन नहीं करते, वो जस्ट एक जनरल इनोवेशन किया है, इसके लिए उसको स्प्रिंट योजना के अंडर में, स्प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है आईडेक्स के द्वारा, सिंपल, बराबर ना। मिशन डीप स्पेस के अंदर क्या है कि जो भाई स्पेस सेक्टर के अंदर हम जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर आपने काम किया तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई जनरलाइज इनोवेशन किया है तो आपको स्प्रिंट प्रोग्राम के अंडर में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा आईडेक्स के द्वारा, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की, कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, बराबर ना। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की पहली मीटिंग हुई मिनिस्ट्रियल लेवल पे, बराबर ना, कहाँ पे? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। इसके लिए ये रिसेंट न्यूज़ में है, राइट। ये जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, टीटीसी का जो मीटिंग है, इज़ अ सेकेंड बायलैटरल फोरम फॉर द यूरोप यूनियन एंड द फर्स्ट वन एस्टैब्लिश विद एनी पार्टनर फॉर द इंडिया, राइट। द यूरोपियन एंड द यूएस लॉन्च अ टीटीसी इन जून 2021, बराबर। एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर ये जो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग कौन करता है? यूरोपियन यूनियन और यूएस करता है 2021 के अंदर से, बराबर। 2021 से स्टार्ट किया उन्होंने, और हमने यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनरशिप की कि भाई हम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग करेंगे हर साल, बराबर। कब की? 2022 के अंदर, बराबर। और ये उसमें से पहली मीटिंग है जो ये दो देशों के बीच में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग हुई है, बराबर ना? ओके। ये है पूरा यूरोपियन यूनियन, बराबर ना। ये आप देख सकते हो, बराबर ना, कि यूके अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा है, बराबर ना, राइट। तो रिसेंटली डिपार्टेड, बराबर। आप देख सकते हो कि 2020 के अंदर ये डिपार्ट हुआ था यूके, बराबर ना, यूरोपियन यूनियन में से। जितना भी ब्लू कलर का पार्ट है वो सब यूरोपियन यूनियन के देश है, बराबर ना। ओके। अगर मैं इस मीटिंग के की हाइलाइट्स के बारे में बात करूं, बराबर ना, तो मीटिंग इन्वॉल्व द डिस्कशन ऑन द रोड मैप फॉर द फ्यूचर कोऑपरेशन अंडर द 3 वर्किंग ग्रुप। 3 वर्किंग ग्रुप यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, बराबर ना। कौन कौन से? कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ओके, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडेंट वैल्यू चेन, बराबर ना। ये 3 टॉपिक के ऊपर यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर बात किया गया, बराबर ना। ओके। ओके, अभी हमने रिसेंट न्यूज़ पढ़ा था कि भाई यूरोपियन यूनियन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों बन चुका है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया कि भाई वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लॉन्च कर रहा है
फुल्ली इम्प्लीमेंट करेगा वो 2026 से, लेकिन अक्टूबर महीने से वो फेस मैनर में ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट कर रहा है। हमने लास्ट वीक ही इस न्यूज़ को पढ़ा था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है भारत को। इसके लिए भारत और यूरोपियन यूनियन यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर इस पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे, बराबर ना, राइट। कौन से? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बराबर ना, ओके। अगर मैं टीटीसी की बात करूँ, बराबर ना, तो टीटीसी, द फॉर्मेशन ऑफ द टीटीसी वॉज अनाउंस बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन इन 2022 के अंदर ही इस टीटीसी का अनाउंसमेंट हुआ। और ये जो मीटिंग है ना वो अभी से हर साल होगी, बराबर ना, रेगुलर लेवल पे अल्टरनेटिवली, बराबर। इस बार यूरोपियन यूनियन के अंदर हुआ है तो अभी अगली बार भारत के अंदर होगा, बराबर ना, ओके। यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर, बराबर ना, जो मिनिस्टर लेवल की जो मीटिंग होती है वो 3 वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग्स के बाद होती है। 3 वर्किंग ग्रुप कौन कौन से हैं? जैसे हमने बात की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी के ऊपर, यहाँ पे बात किया जाता है। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड सिस्टम्स, बराबर ना, तो इसके ऊपर यहाँ पे बात किया जाता है। फिर क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के ऊपर यहाँ पे बात की जाती है, ओके। और थर्ड है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडेंट वैल्यू चेन, बराबर। तो ये 3 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। तो ये 3 मुद्दे के ऊपर यहाँ पे मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होगी हर साल। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ, बराबर ना, ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस चीज़ को अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। अगर मैं बात करूँ कि भाई ये यूरोपियन यूनियन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यूरोपियन यूनियन वर्क क्लोजली विद द इंडिया टू प्रमोट द पीस, क्रिएट द जॉब्स, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनहेंस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर द यूएस एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, बराबर ना। हम इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन, बराबर, आफ्टर यूएस। इसके लिए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन को $65 बिलियन हुआ था 2021-22 के अंदर, बराबर ना। और इंपोर्ट कितना करते हैं हम वहाँ से? $51.4 बिलियन, बराबर ना, राइट, बराबर। तो ये सब कारणों से यूरोपियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने इस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की मीटिंग हर साल आयोजित करने की बात की है, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स 25th एनिवर्सरी ऑफ द पोखरण 2, इसके बारे में बात करते हैं। रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड 25th एनिवर्सरी ऑफ द पोखरण 2 ऑन 11th May 2023, marking the successful nuclear bomb test explosions which become a significant milestone in the journey to become the nuclear power। यहाँ पे हमने 11 मई 2023 को न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग दूसरी बार किया था पोखरण के अंदर, राजस्थान के पोखरण के अंदर। इसके लिए उसको नाम बोला गया है पोखरण 2, क्योंकि दूसरी बार हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग किया था, बराबर ना, राइट। 11 मई 2023 को, और उसके 25 साल कंप्लीट होने के लिए ये इवेंट को सेलिब्रेट किया गया है, राइट, ओके। और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं इस इवेंट को मार्क करने के लिए, बराबर ना, ओके। अगर हम पोखरण 2 और इंडिया के जर्नी की बात करें एज अ न्यूक्लियर पावर, तो 1945 के अंदर जो हमारे फिजिसिस्ट थे होमी भाभा, बराबर ना, उनकी रिकमेंडेशन से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च, बराबर ना, TIFR, जो बॉम्बे के अंदर है, वो डेडिकेट किया गया न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च के अंदर, जो भारत की पहली इंस्टीट्यूट थी, बराबर ना, कि जो स्पेसिफिकली न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च, बराबर ना, ओके। उसके अलावा फिर भाभा ने कन्विंस किया PM जवाहरलाल नेहरू को, बराबर ना, राइट, कि भाई इम्पोर्टेंस कितना है न्यूक्लियर एनर्जी का, बराबर ना। और इसकी वजह से हमने 1954 के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया, बराबर ना। और इसके डायरेक्टर किसको बनाया गया? डॉक्टर होमी भाभा को बनाया गया, बराबर ना, ओके। और उसके बाद हमने
पहला जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग है बराबर ना, वो 18 मई 1974 को किया था, जिसको हम बोलते हैं, वो पोखरण में ही किया गया था, उसको हम पोखरण 1 बोलते हैं, राइट। और उस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा बराबर ना, ओके। और उस टाइम इंडिया छठा कंट्री बना था इन द वर्ल्ड टू possess न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी आफ्टर द यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, बराबर ना, ओके। अगर मैं पोखरण 2 की बात करूं तो पोखरण 2 1998 के अंदर बराबर, उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके अप्रूवमेंट से पोखरण के ही अंदर दूसरी बार न्यूक्लियर बम का टेस्टिंग किया गया बराबर ना। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, जिसके मिशन डायरेक्टर थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, बराबर ना। और ये इंडिया का सेकेंड सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, बराबर ना, ओके। तो पोखरण 2 का सिग्निफिकेंस क्यों हमारे लिए था कि वो कमेंट किया इंडिया का स्टेटस एज ए न्यूक्लियर पावर, इट डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज एबिलिटी टू possess एंड डिप्लॉय द न्यूक्लियर वेपन्स, thus enhancing its deterrence capabilities, बराबर ना, ओके। और इंडियन गवर्नमेंट विच इज लीड बाय द पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ऑफिशियली डिक्लेयर इटसेल्फ एज अ स्टेट possessing द न्यूक्लियर वेपन्स फॉलोइंग द पोखरण 2, बराबर ना। तो देश के पास न्यूक्लियर वेपन है ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया, बराबर ना, ओके। अगर हम बात करें ये जो सीपरी का रिपोर्ट है बराबर ना, कि भाई दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किसके पास है, रशिया के पास है। 2020 का डेटा है बराबर ना, सॉरी 2022 का डेटा है कि 5,977 न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया के पास। यूएस के पास है 5,428, उसके बाद थर्ड नंबर पे चाइना, फोर्थ नंबर पे फ्रांस, फिफ्थ नंबर पे यूके, सिक्स नंबर पे पाकिस्तान और सेवन नंबर पे इंडिया है। मात्र 160 न्यूक्लियर वेपन्स है टोटल। पूरे दुनिया के अंदर 12,705 न्यूक्लियर वेपन्स है, बराबर ना, अलग अलग कंट्रीज़ को मिला के, बराबर ना, राइट। तो ये डेटा 2022 का डेटा है, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा, बराबर ना, राइट। पोखरण 2, राइट, ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।